दोस्तों आज हम पढ़ेंगे बदले की आग। ये इस सीरीज का चौथा पार्ट है। इसका पहला पार्ट है राम रहीम और सदाबहार देव आनंद। अगर आपने वो नहीं पढ़े तो उनको पहले पढ़ लेना। तीनों पार्टों को वे आपको मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में राम रहीम के फोल्डर के अंदर मिल जाएगी। तो पढ़ते हैं इसको। आप पहले 3 पार्ट जरूर पढ़े, नहीं तो स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। ये इसमें यहाँ पे इसके शुरू के 3 पार्टों की स्टोरी है, तो मैं इसको स्किप करता हूँ। ये आपने पढ़ ली होगी, तो अब हम इससे आगे पढ़ेंगे। गेंडाराम ने एक सिपाही भेजकर एम्बुलेंस व फोटोग्राफर को फोन करवा दिया। शीघ्र ही फोटोग्राफर व एम्बुलेंस वहां पहुंच गई और फोटोग्राफर अपने काम में जुट गया। कार्यवाही पूरी होने के पश्चात गेंडाराम ने शंभू की लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। अब तक वोट का उजाला चारों तरफ फैलने लगा था। फोटोग्राफर व एम्बुलेंस की गाड़ी के वहां से जाने के पश्चात अब तुम्हारा क्या करने का विचार है भतीजे? कुछ नहीं, मैं यहीं रहूंगा। वैसे शंभू अंकल की लाश मुझे कब तक मिल जाएगी? कोशिश करूंगा कि आज दोपहर तक मिल जाए। ठीक है चाचा, अब आप लोग भी जाइए। हाँ डैडी को इस घटना के बारे में जरूर बता दीजिएगा और कहिएगा कि मैं देव के घर में हूँ। बाकी वे सब समझ जाएंगे। ठीक है। और गेंडाराम इस सिपाहियों के साथ वहां से रवाना हो गया। पता नहीं देव इसमें क्या कर रहा होगा। कहीं मैं गुस्से में कुछ करना बैठे। मुश्किल तो यह है कि आंटी की लाश को छोड़कर मैं उसकी तलाश में जा भी नहीं सकता। हे प्रभु, देव को सद्बुद्धि देना। उधर देव जग्गू और जगदीश के घर में उसके सामने मौत बना खड़ा था। मैं सच कहता हूँ देव, मैंने तुम्हारे पिता का खून नहीं किया। चुप रह कुत्ते, तू जैसे सांप को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। जब तू हम लोगों के हाथ पैर तोड़वाने की कोशिश कर सकता है तो मेरे पिता को भी मार सकता है। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी बात का विश्वास करो देव, मैं भगवान के अपने माता पिता की सौगंध खाकर कहता हूँ कि तुम्हारे पिता की हत्या में मेरा कोई हाथ नहीं है। ठीक है, तो अब बता कि मंगल दादा कहाँ है? मैं उसी से सारी सच्चाई उगलवा लूंगा। दिन में वह पुरानी बस्ती में बदलू चाय वाले की दुकान पर रहता है। रात के समय वह कहाँ रहता है यह मुझे मालूम नहीं। हूँ बदलू चाय वाला, पुरानी बस्ती। ठीक है, जो कुछ समय तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन यदि मुझे इस बात का कोई ठोस सबूत मिल गया कि मेरे पिता की हत्या में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हारा जरा सा भी हाथ है, तो वह दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ठीक है। देव ने चाकू बंद करके जेब में डाला और जग्गू के घर से बाहर निकल कर मोटरसाइकिल पर सवार हो पुरानी बस्ती की ओर चल पड़ा। वो बाल बाल बच्चे, माँ जी डैडी से कहकर कुछ दिनों के लिए किसी हिल स्टेशन पर चला जाऊंगा। कुछ देर बाद देव बदलू चाय वाले की दुकान पर पहुंचा। मंगल कहाँ बे? उठ बे। कौन? मैं हूँ तुम्हारा बाप। मुझसे क्या क्या चाहते हो? यदि अपनी जान की खैर चाहते हो तो चुपचाप मंगल दादा का पता बता दो। लेकिन तुम हो कौन और मंगल दादा से तुम्हें क्या काम है? काम मैं मंगल दादा को ही बताऊंगा। तुम सिर्फ उसका पता बता दो। वह दिन के समय मेरे यहाँ मिलता है, रात को वह कहाँ रहता है यह मुझे मालूम नहीं। लंगड़े के बच्चे, मुझसे बनने की कोशिश मत कर, वरना मैं तेरी दूसरी टांग भी काट कर फेंक दूंगा। फिर ठहरो, जरूर जल्दी बता, मेरे पास वक्त नहीं है। लेकिन यदि मैंने तुम्हें उसका पता बताया तो वह मुझे जिंदा जमीन में काट देगा, और यदि तुमने मुझे उसका पता नहीं बताया तो मैं तुझे जिंदा तेरी दुकान में जला दूंगा। देव की बात सुनकर बदलू चाय वाला बुरी तरह भयभीत हो उठा। वह मुन होटल के पिछवाड़े बने नौकरों के क्वार्टर में रहता है, लेकिन तुम उसे यह मत बताना कि उसका ठिकाना मैंने तुम्हें बताया। ठीक है, लेकिन तुम भी यह ध्यान रखना कि यदि तुम्हारी बात गलत साबित हुई तो पुलिस को भोर होने के साथ ही यहाँ तुम्हारी लाश पड़ी मिलेगी। वहां से होकर जब देव ने मोटरसाइकिल मून होटल के पिछवाड़े रोकी तो भोर का उजाला चारों ओर फैलने लगा था। यहाँ तो बहुत से क्वार्टर बने हैं, इनमें से मंगल किस में होगा? खैर किसी में तो होगा ही, अभी मालूम हो जाएगा। देव ने क्वार्टर का दरवाजा खटखटाया। खटखट। कौन है? मैं हूँ जग्गू, दरवाजा खोलो। शीघ्र ही दरवाजा खोला। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? मुझे मंगल दादा से मिलना है अभी और इसी समय। मुझे दादा से एक बहुत जरूरी काम है। ओह, काम के दाम भी लाए हो या खाली पीली उसका समय बर्बाद करने के वास्ते आए हो? दाम भी मेरी जेब में, तुम मुझे उसके पास ले चलो। ठीक, आ जाओ भीतर। शुक्र, आसानी से काम बन गया। कमरे के भीतर प्रविष्ट होने के बाद उस व्यक्ति ने दरवाजा बंद कर दिया, फिर उसे लेकर एक दूसरे कमरे में पहुंचा। कहाँ है मंगल दादा? अरे यार जरा सबर तो कर। उस व्यक्ति ने दीवार पर टंगी एक तस्वीर को उठाया और उसके पीछे लगे एक बटन को दबा दिया।
अगले ही पल, ओह गुप्त द्वार, सर सर आओ मेरे पीछे, आखिर कहाँ ले जा रहा है ये मुझे। वह व्यक्ति देव को लेकर एक लंबी गैलरी से होता हुआ एक लंबे चौड़े हॉल में जा पहुंचा। तुम यहीं रुको, मैं अभी मंगल दादा को लेकर आता हूँ। ठीक है, लेकिन जरा जल्दी आना। उस व्यक्ति के जाने के बाद शायद यह हॉल होटल के भीतरी हिस्से में बना है, लेकिन समझ में नहीं आता कि मंगल दादा का इस होटल से क्या संबंध हो सकता है। तभी तुम, हाँ मैं, अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गए मंगल दादा, वरना मेरे माता पिता की आत्मा को मरने के बाद भी शांति नहीं मिलती। क्या मतलब? देव ने गजब की फुर्ती के साथ अपनी जेब से चाकू निकाल लिया। कुत्ते, सच सच बता, तूने किसके कहने पर मेरे पिता का खून किया है? क्या बकता छोकरे, भला मैं तेरे बाप का खून क्यों करने लगा? कड़ाक, मैं जानता हूँ कि तू आसानी से अपना गुनाह कबूल करने वाला नहीं है मंगल। उफ, तुझे बताना होगा कि तूने मेरे पिता का खून किसके कहने पर किया है। लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया छोकरे, जो शेर की मान में घुसकर उसे उसका शिकार करने चला आया है। मेरे हाथों तेरे बाप का खून तो नहीं हुआ, लेकिन अब तेरा जरूर होगा। अफसोस है कि तेरी यह मनोकामना इस जन्म में तो पूरी नहीं होगी। कहने के साथ ही देव ने भयानक ढंग से मंगल पर अपना चाकू घुमाया, लेकिन मंगल ने न केवल अपने आप को बड़ी फुर्ती से बचाया, बल्कि पैंतरा बदलकर उसने देव पर चाकू से वार भी किया। आह, मैंने कहा था ना बुबुआ कि आज तुम मेरे हाथों नहीं बचोगे। यह मामूली सा गाँव कमीने, इसे अपनी जीत का मार्ग मत समझ। कहने के साथ ही देव ने हवा में उछाल भरी और इससे पहले कि मंगल दादा समझ पाता, खचाक, आह, क्यों पसंद आया मेरा दिया निशान? तुझे मौत के घाट उतारने से पहले मैं भी ऐसे सैकड़ों निशान तेरे शरीर पर बनाऊंगा सुअर। मगर इससे पहले कि मंगल कोई हरकत करता है, यह सब क्या हो रहा है? ओ बॉस, मंगल कौन है ये और यह सब? कहता कहता व्यक्ति देव का चेहरा देखकर चौंक कर चुप हो गया। ओ देव, शंभुनाथ का बेटा। अगले ही पल, अरे बेटा देव, तुम और यहाँ? मैंने आपको पहचाना नहीं जनाब, आप कौन है और मुझे कैसे जानते हैं? अरे बेटा, मैं तुम्हारा चाचा मोहन हूँ, तुम्हारे पिता शंभू का छोटा भाई। क्या? मैं जानता हूँ बेटा कि तुम्हें जानकर बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन यह सच है कि मैं वर्षों पहले घर छोड़कर चला गया था। उस समय तुम्हारे पिता का विवाह भी नहीं हुआ था, लेकिन आज से 1 साल पहले तुम्हारे पिता मुझे बम्बई में मिले थे और तुमसे के बारे में बताते हुए मुझे तुम्हारा एक फोटो भी दिया था, जिसे मैंने अब तक अपने पास संभाल कर रख रखा है। लेकिन पिताजी ने तो हमसे कभी आपके बारे में कोई जिक्र नहीं किया। शायद शायद इसलिए नहीं किया होगा क्योंकि मैंने उनसे मना किया था। मैंने उनसे कहा था कि मैं जल्दी उनके घर आकर तुम्हें और तुम्हारी मम्मी को आश्चर्यचकित कर दूंगा। लेकिन कारोबार में अत्यंत व्यस्त रहने के कारण मैं यहाँ नहीं आ सका। लेकिन जब मैंने मुंबई से आकर अपना कारोबार समेट कर यहाँ आकर यह होटल खरीदा, तो तुम्हारे घर इसलिए नहीं जा सका क्योंकि तुम्हारे पिता द्वारा दिया पता मुझसे खो गया था। लेकिन ईश्वर का शुक्र है कि तुम आज आज यहाँ अचानक मेरी होटल में मिल गए। लो, विश्वास नहीं हो तो तुम्हारे पिता द्वारा दी गई तो अपनी यह तस्वीर देखो। अरे यह तो मेरे स्कूल स्कूल के एक फंक्शन की तस्वीर है। क्यों बेटा देव, अब तो तुम्हें मेरी बात का विश्वास हो गया है ना? हाँ चाचा जी। परंतु क्या आप बताएंगे कि इस गुंडे से आपका क्या संबंध है और ये आपके होटल में क्या कर रहा है? बेटा, हमारे होटल में कभी कभी शरारती लोग भी आ जाते हैं। उनसे निपटने के लिए मैंने मंगल दादा को रखा हुआ है। मगर बात क्या, तुम इससे लड़ क्यों रहे थे? इस कमीने ने गत रात मेरे पिता यानी आपके भाई का खून कर डाला है और उनकी मौत को बर्दाश्त न कर सकने के कारण माँ भी इस दुनिया से चल बसी है। क्या? यह तुम क्या कह रहे हो बेटे? मैं ठीक है कह रहा हूँ चाचा जी। पूछे इस कमीने से कि इसने पिताजी का खून क्यों किया। अरे जलील इंसान, सच बता, क्या क्या तूने सच में मेरे भाई को मार डाला? यह झूठा बॉस, आप तो हम जानते हैं कि मैं आज शाम से ही इस होटल में हूँ, एक क्षण के लिए भी यहाँ से बाहर नहीं निकला। बेटा देव यह सच कह रहा है, तो श्याम से होटल में मौजूद है और ऊपर हो रही कंस्ट्रक्शन की देखरेख कर रहा है। जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। और तो फिर मेरे पिता का खून किसने किया? क्या उनकी उनकी किसी से कोई दुश्मनी थी? नहीं, वैसे भी वे महीना पहले घर लौटे थे। ओह, इतने दिनों बाद जब बड़े भैया और भाभी से मिलने का मौका आया तो वे इस दुनिया में नहीं रहे। हे ईश्वर, तू इतना कठोर क्यों है? लेकिन तुम चिंता मत करो बेटा देव, मैं बड़े भैया की कातिल को की तलाश में आकाश पाताल एक कर दूंगा और उसे सख्त से सख्त सजा दिलवाऊंगा। मंगल सिंह, तुम राघव के साथ जाओ और अपना काम देखो। यस बॉस।
मंगल और उसके साथी के जाने के बाद, बेटा तुमने कहा था कि तुम्हारे पिता की हत्या गत रात ही हुई है। हाँ, तो उनकी लाश घर पर ही है। वहाँ मेरा एक मित्र भी है, पता नहीं वह इस समय क्या कर रहा होगा। तो मेरे साथ चलो, हम तुम उनका अंतिम संस्कार करेंगे। मैं भी आपसे यही कहना चाहता था अंकल। मोहन देव के साथ अपनी कार में सवार हो उसके घर की ओर चल पड़ा। जब वे घर पहुंचे तो आनंद के साथ राम रहीम को भी देखकर देव को बहुत सुकून पहुंचा। लो, देव आ गया। लेकिन उसके साथ वह व्यक्ति कौन है? मुझे नहीं मालूम, मैं भी उसे पहली बार ही देख रहा हूँ। बेटा, तुम तो कह रहे थे कि यहाँ तुम्हारा एक दोस्त होगा, फिर ये तीन कैसे? वे भी मेरे मित्र, शायद उन्हें आनंद ने बुला दिया होगा। तुम कहाँ चले गए थे देव? पिताजी के कातिल को तलाश करने। मुझे शक था कि जग्गू या मंगल ने पिताजी का खून किया होगा, लेकिन मेरा संदेह निराधार साबित हुआ। हाँ, खूनी की जगह मुझे मेरे अंकल जरूर मिल गए। इनसे मिलो, ये मेरे अंकल मोहन नाथ जी। नमस्ते अंकल, जीते रहो मेरे बच्चों। फिर वे भीतर चल पड़े। देव, तुमने पहले तो मुझे कभी नहीं अपने अंकल के बारे में नहीं बताया था। संयोग से मुझे भी आज इनके बारे में मालूम हुआ। फिर देव ने आनंद को संक्षेप में सारी बात बता दी। भीतर पहुंचकर, ओह काश भाभी तुम जिंदा होती। और दोपहर बाद जब उन देव के पिता की लाश मिली तो देव ने अपने हाथों से अपने माता पिता का दाह संस्कार किया। माँ, पिताजी, मुझे तुम्हारी जल्दी चिताओं की कसम, मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक तुम्हारे कातिल से बदला न ले लूंगा। दाह संस्कार के बाद घर में, बेटा देव, मैं चाहता हूँ आज से तुम मेरे पास रहो, क्योंकि भैया का कातिल तुम्हारे भी प्राण लेने की कोशिश कर सकता है। वैसे भी इतने बड़े घर में तुम्हारा अकेले रहना उचित नहीं होगा। लेकिन अंकल, तुम्हारे अंकल ठीक कह रहे थे, अतः इनकार मत करो। हाँ, हमारी भी यही राय है। ठीक है, जब दोस्तों को भी यही राय है तो मुझे कोई इनकार नहीं। शाबाश, फिर चलो मेरे साथ, घर में हम ताला लगा जाएंगे। घर पर ताला लगाकर देव अपने चाचा के साथ रहने के लिए उनके साथ चला गया। राम रहीम और आनंद भी अपने अपने घर चले गए। आनंद ने देव के कहने पर भी अपनी मोटरसाइकिल होटल के पिछवाड़े से उठा ली थी। कुछ दिनों बाद, अरे यह पुलिस रहीम को क्यों पकड़ कर ले जा रही है? जरूर कोई गड़बड़ है। खैर, अभी मालूम हो जाएगा। वह इलाका हवलदार गेंडाराम का ही था। सिपाही रहीमी और एक व्यक्ति को लेकर हवलदार गेंडाराम के कमरे में पहुंचा। साबित छोकरे को इस व्यक्ति का बैग झपटते गिरफ्तार किया गया। यह झूठ है। वह लड़का कोई और था जिसने इस सज्जन का बैग छीना था, लेकिन भीड़ ने उल्टा मुझे उचक्का समझकर पकड़ दिया। खामोश, तुम मुझे यानी हवलदार गेंडाराम को मूर्ख बनाना चाहते हो? ठहरो, मैं तुमसे बाद में निपटूंगा, पहले इंसाफ से पूछताछ कर लूं। हे, हाँ तो जनाब, आपकी तारीफ। मेरा नाम राम गोपाल है, मैं बम्बई का रहने वाला हूँ और आज इस शहर में किसी से मिलने आया हूँ। आते यह घटना घट गई। सुनिए हवलदार जी, मैं दावे के साथ नहीं कह सकता कि इस लड़के ने मेरा बैग झपटा था या किसी और ने। आप इसे छोड़ दीजिए। वैसे भी मैं इस शहर के लिए नया हूँ, इसलिए आप पुलिस के झमेले में नहीं पड़ना चाहता। वो तो आप पुलिस के झमेले में नहीं पड़ना चाहते? हाँ, जी हाँ, क्योंकि मैं एक आध दिन में ही बम्बई लौट जाऊंगा। ऐसे में वह व्यक्ति अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि गेंडाराम ने उसे टोक दिया। क्या यह बैग आपका है? क्या मतलब, मेरा नहीं है तो और किसका है? हो सकता है यह बैग किसी और का हो और आप इसे जब्त करने के लिए पुलिस के झमेले में न पड़ना चाहते हो। नहीं, यह बैग मेरा ही है। तब तो आपको यह भी मालूम होना होगा कि इसमें क्या क्या रखा है। क्यों नहीं, इसमें मेरे कुछ कपड़े और एक मोम की गुड़िया रखी है। ठीक है, तो आप इसे खोलकर मेरी शंका का समाधान कर दीजिए। हाँ, लेकिन क्यों, क्या हुआ? क्या आपके पास बैग की चाबी नहीं है? ऐसी बात नहीं, वह खैर मैं भी आपको इसे खोल कर दिखाता हूँ। राम गोपाल नामक उस व्यक्ति ने जेब से चाबी निकालकर बैग को खोला तो उसमें वह व्यक्ति द्वारा बताया गया सामान ही निकला। चलो, यह तो सिद्ध हो गया कि बैग आपका ही है, लेकिन यह मोम की गुड़िया कैसी है? तबे गुड नून अंकल, तुम। अच्छा हुआ आनंद भाई तुम आ गए, वरना ये हवलदार जी तो मुझे बंद किए बिना नहीं छोड़ते। छोड़ूंगा तो अब भी नहीं बेटा, दुनिया जानती कि मेरा नाम हवलदार गेंडाराम है, जो न कभी किसी की सिफारिश को मानता और न कभी किसी से रिश्वत ही लेता है। दुनिया जाने या न जाने चाचा, लेकिन मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूँ। लेकिन छोटे भाई, आखिर क्या है? आखिर तुम्हें किस जुर्म में पकड़ा गया है? एक मजमे में मैंने एक लड़के को इनका बैग झपटते देखा था, लेकिन इससे पहले कि वह भाग पाता मैंने उससे बैग तो छीन लिया, परंतु वह भाग निकलने में सफल हो गया।
और बैग को मेरे हाथ में देखकर भीड़ मुझे चोर उचक्का समझ बैठी। यही है उचक्का, मारो साले को। परिणाम स्वरूप पुलिस मुझे और इन सांप को पकड़ कर यहाँ ले आई। हम तो यह बात है। प्यारे चाचा, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे इस शरीफ भाई को छोड़ दें। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। जिद मत करो चाचा, वरना मजबूरन मुझे डैडी को यह बताना पड़ेगा कि कल रात आप सेठ जगनलाल के यहाँ दावत उड़ाने किस लिए गए थे। आए तो तुम्हें इस संबंध में कैसे मालूम हुआ? वह मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप यह बताइए कि इन दोनों को आप छोड़ रहे हैं या नहीं। क्यों नहीं छोड़ूंगा प्यारे भतीजे, तुम कहो और मैं तुम्हारा कब पूरा न करूँ? यह भला कैसे हो सकता है? लीजिए भाई राम गोपाल जी, अपनी गुड़िया संभालिए और तशरीफ ले जाइए। गुड़िया? आनंद का ध्यान पहली बार गुड़िया की ओर गया था। एक मिनट चाचा, जरा यह गुड़िया मुझे भी दिखाइए। जरूर जरूर, यह लो। वो बिल्कुल वैसी मोम की गुड़िया जैसी देव ने मुझे दिखाई थी। इसका मतलब यह हुआ कि इन गुड़ियों में कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है। अंकल, आपको यह गुड़िया कहाँ से मिली? यह मैंने इसी शहर की दुकान से खरीदी है। आप झूठ बोल रहे हैं अंकल। सुनिए, यदि आपने हमसे सच्चाई छिपाई तो आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। क्या मतलब? मतलब है कि इसी तरह की एक गुड़िया के कारण शंभुनाथ नाम के एक व्यक्ति की जान जा चुकी है। क्या कहा? शंभुनाथ मर चुका है? मरा नहीं बल्कि मारा गया है, और शायद इसी तरह की एक गुड़िया के कारण। अतः आपकी भलाई इसी में कि आप इस गुड़िया का रहस्य बता दें। यदि ऐसी बात है तो मैं इसका भेद पुलिस को अवश्य बता दूंगा। सुनो, लेकिन इससे पहले कि राम गोपाल आगे कुछ कह पाता, सर अरे क्या हुआ इन्हें? अरे यह तो मर गया, लेकिन यह अचानक मर कैसे गया? जरूर तुम्हारी मोटी तोन के डर से इसका हार्ट फेल हो गया होगा। मजाक छोड़ा आनंद, जल्दी से इसकी मौत का कारण मालूम करो, वरना मेरी नौकरी जाती रहेगी। तब तो पुलिस विभाग को की किस्मत ही खुल जाएगी। वैसे इसकी मौत का कारण शायद जहर से बुझी है, सुई है। ओह, मगर यह सुई इसे मारी किसने? सुई शायद उस खिड़की के रास्ते से मारी गई हो। तभी ही है। ओ बिल्कुल ऐसी मोम की गुड़िया। ही तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं। इस व्यक्ति को मैंने ही मारा है। लेकिन क्यों? गुड़िया खिड़की से फुदक कमरे के भीतर चली आई। इसलिए कि यह दुष्ट मेरी बेटी को उठा लाया था। तुम्हारी बेटी? हाँ, वह जो गुड़िया तुम्हारे हाथ में है वह मेरी बेटी ही है। लाओ मेरी बेटी मुझे लौटा दो। या तुम क्या कह रहे हो गुड़िया अम्मा? भला मोम की गुड़िया भी किसी को जन्म देती है? मुझे हंसते बोलते और जीवित देखकर भी तुम्हें शक हो रहा है? लाओ अब देर न करके मेरी बेटी मुझे वापस कर दो। जरूर, यह लो। कहने के साथ ही आनंद ने गुड़िया पर छलांग लगा दी, परंतु जैसे वह गुड़िया से टकराया उसके मुंह से चीख निकल गया। ये आनंद, तुम ठीक तो हो ना आनंद? ठीक तो हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगा रहा है जैसे उस डायनामा ने मेरा आधा खून चूस लिया हो। अरे शैतान की नानी, अब तुझे तेरी बेटी नहीं बल्कि मौत मिलेगी। ही तुम भी कोशिश कर देखो लड़के, तो समझ लो शैतान की नानी। लेकिन रहीम जैसे गुड़िया के निकट पहुंचा, गुड़िया उसके शरीर से जोक की तरह चिपट गई। हाय मर गया, छोड़ो मुझे। ही इतनी जल्दी भी क्या है? तभी गेंडाराम ने अपना सर्विस रिवॉल्वर निकाल लिया। एक गुड़िया की बच्ची यदि अपनी भलाई चाहती है तो उसे छोड़ दे। ठीक है मोटे, तू कहता है तो छोड़े देती हूँ। वैसे मोटे, मैं तेरी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि तुम्हारे लोहे के चने मुझ पर कोई असर नहीं करेंगे। हफ हफ। फिर उस गुड़िया ने फर्श पर पड़ी मोम की गुड़िया उठाया और खिड़की और बढ़ती हुई बोली, आज मुझे मेरी 3 बेटियों में से एक मिल गई है, लेकिन जब तक मुझे मेरी बाकी की दोनों बेटियां नहीं मिल जाती मैं इस शहर के लोगों को चैन से नहीं बैठने दूंगी। चचा, वह फरार हो रही है, उसे रोको। मैं कहता हूँ रुक जाओ। लेकिन जब गुड़िया पर उसकी चेतावनी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, धाए धाए। ही मैंने कहती थी कि तुम्हारे लोहे के चनों का मुझ पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। गटक गटक गेंडाराम। फिर इससे पहले कि कोई कुछ बोल पाता, गुड़िया खिड़की पर चढ़कर दूसरी ओर कूद गई। तभी गोलियों का शब्द सुनकर कई सिपाही वहां दौड़े दौड़े आ पहुंचे। क्या हुआ साहब? अरे इसे किसने मार डाला? सुनो, एक गुड़िया खिड़की से कूदकर बाहर गई है, तुम लोग उसे पकड़ो, जल्दी जाओ। क्या? गुड़िया को पकड़ो? बकवास बंद करो और मेरे आदेश का पालन करो। जी जी। सिपाही दौड़कर खिड़की के निकट पहुंचे। यहाँ तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा साहब। वो बचकर भाग गई साली। अच्छा चाचा, अब हम तो चलते हैं, यदि जरूरत पड़ेगी तो हम फिर आपसे मिल लेंगे। हाय भतीजे, तुम भी मुझे इस मुसीबत में छोड़कर जा रहे हो? ठीक है जाओ, लेकिन जाने से पहले कम इतना तो बताते जाओ
कि मृतक से तो जो तुम यह कह रहे थे कि मोम की गुड़िया के कारण तुम्हारे पिता के दोस्त के पिता का शंभुनाथ का कत्ल हुआ है, वह क्या चक्कर है? वह तो मैं इससे सच्चाई जानने के लिए मजाक कर रहा था। वैसे तुम चिंता मत करो चाचा, इस केस को सुलझाने में मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा और मुझे विश्वास है कि जब इस केस का सियारा तुम्हारे सिर बंधेगा तब तुम हौलदार नहीं होकर थानेदार होगे। आह, क्या सच? बिल्कुल सच चाचा, लेकिन आप भी मेरी फीस का ध्यान रखना। बिल्कुल बिल्कुल मेरे प्यारे भतीजे। अच्छा तो हम चलते हैं, टाटा। आओ छोटे भाई। मोम की गुड़िया की क्या बला थी? वह उन लोगों का खून क्यों कर रही थी जिनके पास उसकी कथित बेटियां यानी बेजान गुड़ियाएं थी? वह तीसरा व्यक्ति कौन था जिसने मोम की गुड़िया को कोई की तीसरी बेटी का अपहरण किया था? देव के पिता और मृतक राम गोपाल के बीच क्या संबंध था? क्या जानदार मोम की गुड़िया अपनी बेटी के तीसरे अपहरणकर्ताओं से अपनी बेटी प्राप्त करने में सफल हो सकी? क्या देव अपने पिता के असली कातिल से बदला लेने पाने में सफल हो सकी? क्या राम रेम इस जटिल केस को सुलझा पाए? इनका जानने के लिए अगले पाठ में पढ़ेंगे मौत की नानी। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि मैं ढंग से नहीं पढ़वाता, तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि मेरे पिछले साल स्ट्रोक लगवा गया था, तो जिसके कारण मेरी आवाज़ पूरी तरह से अभी तक सही नहीं हुई है। अगर मैं आराम से धीरे धीरे रेस्ट करे पढ़ता हूँ तो ढंग से पढ़ी जाती है, नहीं तो मैं थकान के कारण मेरी आवाज़ हकलाने लगती है। तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करें और मुझे सपोर्ट करें। और अगर आपको कॉमिक्स अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी कॉमिक्स यहाँ पर लाता रहूँ। तो मिलते हैं मौत की नानी में।